हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिस्कस करना है। क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोलो अदर बिजनेस एंटिटी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। और यहां पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है। तो आइए, जो कुछ भी हमने बोर्ड पे लिखा है इसको कॉपी कर लीजिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय एनी अदर एंटिटी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली जो भी हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े हैं उन सारे को यूज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो आज हम लोग का टारगेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखना। तो जैसे एक अदर बिजनेस एंटिटी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, वैसे ही नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। और यहाँ पे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है ना। जितने पीरियड का हम लोग रेवेन्यू लेंगे उतने पीरियड का एक्सपेंसेस को मैच करके हम लोग क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है? केवल रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन आता है, क्योंकि जो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होगा वो किसमें जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। और जो हम लोग बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, दैट इज इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, वो हम लोग किसमें रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रैक्टिस करते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके लिए नोट्स में क्वेश्चन नंबर 22 आइए। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छी बात है। फीस कलेक्टेड 28,000 इंक्लूडिंग ₹3,000 ऑन अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। तो फीस कलेक्टेड क्या है? इनकम अकाउंट है। तो 28,000 रुपए का फीस कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 3,000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड है। मीटिंग एक्सपेंसेस 2,000, ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस 800, फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी हमको फीस मिलना बाकी है। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। तो फीस कलेक्टेड इज एन इनकम अकाउंट। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक अकाउंट बना लेंगे। हम लोगों ने इनकम अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना सीखा है ना। तो फीस कलेक्टेड का हम लोग अकाउंट बना लेंगे। फिर सैलरी पेड बता रहे ₹300 ऑन अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, टोटल 2400 रुपए। 2400 रुपए का आप सैलरी पे कर रहे हैं, जिसमें से 300 रुपए का पिछले साल से रिलेटेड है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 400 रुपए का। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, परचेजेस ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स 3,000 का। लेकिन इसमें से बुक्स 2,000 रुपए का और बाकी 1,000 रुपए का क्या है? पीरियोडिकल्स है। अगर क्वेश्चन में बाइफर्केशन नहीं बताता तो परचेजेस ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। अगर क्वेश्चन में बाइफर्केशन ना बताए तो बुक्स एंड पीरियोडिकल्स को क्या मानना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही जो फर्स्ट वर्ड वाला चक्कर था, जो सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी का था। बुक्स एंड पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द खर्चा बुक के लिए किया गया है, उसमें जो थोड़ा अमाउंट खर्चा है वो पीरियोडिकल्स के लिए किया गया। पीरियोडिकल्स का मतलब होता है मैगजीन्स, ठीक है, जो जर्नल्स, मैगजीन्स, ये सब। तो देखा जाए मैगजीन्स के पीछे किया गया खर्चा क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और बुक्स पे खर्चा किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बुक्स एंड पीरियोडिकल्स बोलता है तो इसका मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द खर्चा बुक्स के लिए किया हुआ है और थोड़ा सा खर्चा पीरियोडिकल्स के लिए किया हुआ है। तो इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए बैलेंस शीट में लिखते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पीरियोडिकल्स एंड बुक्स बोले तो इसका मतलब ये होगा कि मोस्ट ऑफ द खर्चा पीरियोडिकल्स के पीछे है और थोड़ा सा खर्चा बुक्स के लिए है, तो उसको हम लोग रेवेन्यू मानते। तो ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, तो इसको हम लोग मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कब? जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तब। और जब आपको बोलेगा परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स एंड बुक्स, तब इसको हम लोग क्या मानेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने का मतलब क्या है? पीएल के डेबिट साइड में। मतलब हम लोग का तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, वो ऐसा तब करते जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द खर्चा बुक के पीछे, थोड़ा बहुत खर्चा मैगजीन्स वगैरह के लिए है। लेकिन अगर आपको बोलेगा परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स एंड बुक्स, तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द खर्चा मैगजीन्स के लिए, थोड़ा बहुत खर्चा बुक के लिए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो आपको बाइफर्केशन दे दिया है कि भाई जो 3,000 रुपए खर्चा किया उसमें 2,000 बुक का है और 1,000 पीरियोडिकल्स का है। तो पीरियोडिकल्स यानी मैगजीन का खर्चा हो गया। ठीक है, तो जो बुक्स का खर्चा उसको कैपिटल ट्रीट करेंगे और जो पीरियोडिकल्स का खर्चा है वो रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, इफ क्वेश्चन सेज परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, है ना, ₹3,000 एंड
बाइफर्केशन ऑफ परचेज ऑफ बुक्स एंड परचेज ऑफ periodicals given, then परचेज ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स क्या हो जाएगा, रेवेक्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 2,000 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और 1,000 रुपए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पीरियोडिकल्स मतलब क्या होता है, जनरली मैगजीन्स वगैरह होता है ना। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो 3,000 का खर्चा उसमें 1,000 का खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंसीडर किया जाएगा। रेंट है, पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम चार्जेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी और डोनेशन रिसीव्ड है। तो आइए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और 2 वर्किंग भी बनाएंगे, एक फीस कलेक्टेड अकाउंट और एक सैलरी अकाउंट। एक इनकम अकाउंट है और एक एक्सपेंसेस अकाउंट है। अकाउंट बनाना इसलिए तो सीखे हैं कि सम्स बनाते वक्त परेशानी नहीं होना चाहिए। किसके बुक्स में बना रहे हैं कोई अता पता तो है नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इसका भी कोई अता पता नहीं है। जैसे नॉर्मल फॉर्मेट लेते हैं ना, पर्टिकुलर अमाउंट, वैसे ही फॉर्मेट लेना है। पर पर्टिकुलर अमाउंट की जगह क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट में क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर, फिर रुपीस का सिंबल, फिर इनकम, फिर रुपीस का सिंबल। मतलब जो हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं वो नहीं लिखना है, उसकी जगह क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज। और 2 वर्किंग नोट भी बनाएंगे। वन इज फीस कलेक्टेड अकाउंट, इसका नॉर्मल फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट। एंड वर्किंग नोट नंबर 2 सैलरी अकाउंट, नॉर्मल फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट। कॉर्नर में डीआर सीआर सब लिखना है, प्रेजेंटेशन से कोई कोताही नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीस कलेक्टेड, ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाई फीस कलेक्टेड, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। और फीस कलेक्ट किए होंगे तो एंट्री क्या पास हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस 28,000। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई कैश 28,000। अच्छा, इसमें से क्या बोल रहा है, 28,000 में से 3,000 पिछले साल से रिलेटेड रिसीव हुआ है, तो पिछले साल वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 3,000। सब आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये सब चीज प्रैक्टिस करवा दिया गया है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी क्या था, इनकम अकाउंट था। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करवाया गया है। हमने करंट ईयर में 28,000 रुपए रिसीव किया, जिसमें से 3,000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड था, यानी पिछले साल मेरा बाकी रहा होगा, तो वो मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद है मीटिंग एक्सपेंसेस 2,000, वो तो डेबिट साइड में लिखेंगे, टू मीटिंग एक्सपेंसेस 2,000। फिर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 800,
फिर उसके बाद है फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, कि अभी भी 5,000 रुपए का फीस आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस रेडी 5,000। उसके बाद है सैलरी पेमेंट किए हैं, तो लिखेंगे टू सैलरी वर्किंग नोट नंबर 2, कितना पेमेंट किए 2400 का, तो सैलरी के डेबिट में क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2400। इसमें से 300 रुपया लास्ट ईयर से रिलेटेड पेमेंट किए, तो लास्ट ईयर ये बाकी रहा होगा, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का क्या बन जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो हमने 2400 रुपए का सैलरी का पेमेंट किया, जिसमें से 300 रुपए पिछले साल से रिलेटेड पेमेंट किया, तो वो ओपनिंग बाकी रहा। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बता रहा है 400, कह रहा है अभी भी 400 का बाकी है। तो अगर आप फॉर्मेट अच्छे से लर्न किए हुए हो कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहां लिखते हैं, ओपनिंग अक्रूड कहां लिखते हैं, ओपनिंग एडवांस कहां लिखते हैं, तब तो फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है 500, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 1000, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, तो जो पीरियोडिकल्स में खर्चा किए वो आएगा टू परचेजेस ऑफ पीरियोडिकल्स, बोले तो मैगजीन, तो 3000 का खर्चा है, जिसमें 2000 का खर्चा बुक्स के लिए है, यानी मैगजीन के लिए 1000 रुपए का खर्चा है। रेंट 1200, प्रेजेंटेशन मेंटेन करते चलना है ना, 2 और बाई के नीचे कुछ नहीं आएगा, 2 और बाई के नीचे 2 और बाई ही आएगा। फिर है पोस्टेज टेलीफोन एंड टेलीग्राम चार्जेस, टू पोस्टेज टेलीफोन एंड टेलीग्राम चार्जेस 1700। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, और डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, आपको लिखवाया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो उसको क्या मानेंगे जनरल डोनेशन और रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। तो बाय डोनेशंस रिसीव्ड 800, अब आइए इन सब अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। टोटल कर दीजिए, प्राइमा फेसे यही दिख रहा है कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा होगा, और यहां पर प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस क्यों नहीं बोलते हैं, हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो भी पैसा आता है हम उसको एज इट इज खर्चा कर देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बचेगा नहीं, डेफिनेटली बचेगा, बचेगा तो नेक्स्ट डे यूज किया जाएगा। तो देखो लिखने का तरीका क्या होगा, देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ओवर एक्सपेंडिचर, ये स्टाइल है लिखने का।
तो पहला दो लाइन में देखो ऐसे लिखना है, टू एक्सेस ऑफ इनकम, फिर नेक्स्ट लाइन में ओवर एक्सपेंडिचर, फिर छोटा सा डैश देंगे और लिखेंगे सरप्लस, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 19,600। ये स्टाइल है लिखने का, ठीक है। ये आप लोगों की भाषा में क्या बोला जाता है? स्टाइल। ये हमारा स्वैग है। This is the solution of question number 22। हमने तो क्वेश्चन नंबर लिखा ही नहीं। नेक्स्ट 23 डिस्कस करना है। तो सेम हम लोग इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं। जो जो चीज यूज करते चले जाओगे वो सब 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 हम लोगों को उसका फेवर लेना है। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2020। अब देखो लिखा हुआ फॉर 2020 ना, यानी इनका अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर का होगा, क्योंकि अप्रैल टू मार्च होता तो जानते हो क्या बोलता है 1920 या 2021 इस तरीके से बोलता है। टू ओपनिंग बैलेंस इन हैंड 200, टू बैलेंस एट बैंक 1600, टू सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, आने वाले ईयर का सब दिया हुआ है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 300। अब देखो आपको सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बता रहा है 300 रुपीज और उसका बुक वैल्यू बता रहा है 400। नहीं बताता तो क्या करते? नहीं बताता तो उस केस में हम यही मान लेते कि उसका बुक वैल्यू भी कितना है 300 है। अगर हमको कुछ नहीं बताता तो हम क्या करते हैं? हम भी यही मान लेते कि वो जो फर्नीचर है उसका बुक वैल्यू क्या है 300 है। अगर आपको क्वेश्चन में बुक वैल्यू ना बताए, जैसे देखो ऊपर में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बता रहा है 2000 रुपया, कि 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचे, था कितने का नहीं बता रहा है, तो सेल वैल्यू को ही बुक वैल्यू मान लो कि भाई जितने का था उतने में बेचे। नहीं बता रहा तो क्या करोगे? अच्छा, फर्नीचर 400 का 300 बेचे तो 100 रुपए का लॉस हो गया। इधर में सैलरी, रेंट, स्टेशनरी एंड पोस्टेज, बाईसाइकिल परचेज। बाईसाइकिल परचेज क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, ये तो रेवेन्यू खर्चा है, चैरिटी जैसा चीज बोल सकते हो। बैलेंस इन हैंड, बैलेंस एट बैंक, ये सब दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 स्टिल रिसीवेबल वे ₹700। कह रहा है अभी भी सब्सक्रिप्शन बाकी है 700 रुपए का। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का तो वर्किंग नोट बनेगा ही बनेगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन सेविंग सर्टिफिकेट ₹100 और कह रहा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो हम इन्वेस्टमेंट किए हैं इस पे 100 रुपए का इंटरेस्ट मेरा बाकी है। हम आपको नॉलेज के लिए बता देते बच्चों, ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है ना, ये पॉपुलर है एनएससी के नाम से, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जाता है। जैसे आप बैंक में एफडी करते हो उसी तरीके से अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हो तो उसको एनएससी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में बोलते हो कि हमको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट चाहिए तो इसका मतलब यू आर डूइंग फिक्स डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट में और एनएससी में फर्क क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल फिक्स होता है। जैसे अगर आप कोई भी एफडी कर रहे हो तो उसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया जाएगा कि 9% है, 8% है, 7% है, जो भी उसका आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा। लेकिन जो एनएससी का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना, वो हर साल डिफरेंट होता है। और एनएससी का ना लाइफ ही 6 साल होता है। एनएससी का जो लाइफ होता है वो 6 साल का होता है, जबकि एफडी का लाइफ कुछ भी हो सकता है। 6 महीने से लेकर आप 20 साल तक का कुछ भी एफडी ले सकते हो। तो बेसिकली फिक्स डिपॉजिट जो आप बैंक में करवाते हो और जो एनएससी आप पोस्ट ऑफिस में करवाते हो, उसमें दो डिफरेंस क्या है? फिक्स डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हर साल सेम रहता है, ठीक है। लेकिन एनएससी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हर साल डिफरेंट होता है। और एनएससी का लाइफ 6 साल होता है, जबकि एफडी का लाइफ वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। और दोनों में एक और डिफरेंस आप बोल सकते हो कि एफडी बैंक में करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में एनएससी करवाया जाता है ना। तो दोनों में ये भी डिफरेंस हो गया।
इंटरमीडिएट में जब इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तो इनकम टैक्स के टीचर ये सब चीज आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, लेकिन फिर भी बीइंग अकाउंट्स टीचर हम आपको रियल लाइफ का नॉलेज बता दिए कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता है, ठीक है, जबकि एफडी में हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। और एनएससी का लाइफ 6 साल होता है, 6 साल के बाद वो पैसा मैच्योर करेगा ही करेगा। लेकिन एफडी का डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए ले रहे हैं। 6 महीने से लेकर 20 साल 25 साल, आप जितने साल तक जाए उतने साल तक आप एफडी का लाइफ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो कह रहा है भाई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट 100 रुपए ड्यू है और रेंट अनपेड बट ड्यू वाज ₹60। और आपको ये भी बता रहा है कि 60 रुपए का क्या है, ₹60 का आपका रेंट भी ड्यू है। तो आइए बना लेते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। चलिए फॉर्मेट ले लीजिए। इसमें तो आपको पता भी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर कब का बनाना है, 2020 का बनाना है। किसके बुक्स में बना रहे हैं ये पता नहीं है। वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जिस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दे दिया उसमें वर्किंग तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। फॉर द ईयर एंडेड क्या लिखोगे, 2020। जल्दी जल्दी फॉर्मेट ले लीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस इन हैंड, बैंक बैलेंस, ये सब तो ओपनिंग बैलेंस इन हैंड क्या है, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक बैलेंस, तो ये सब तो बैलेंस शीट का आइटम है। सब्सक्रिप्शन तो लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शंस ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 और कितना रिसीव कर रहे हो तीनों को टोटल कर दो, 500, 8300 और 600, 9400। वो यहां पर लिख दो बाई कैश 9400, वो जो 500, 8300 और 600 था क्या, 800 था, 600, 500, 8300 और 600, हमको जो भी पैसा मिला है बाई कैश। उसके बाद क्या था, सब्सक्रिप्शन के बारे में बाद में दिमाग लगाएंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 में लिख दो, इट इज अज्यूम दैट द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट and sale value of investment are same, hence no profit no loss calculated on it. no profit no loss हो जाएगा। हम ये अज्यूम कर लिए कि जो बुक वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो वही मानना ही पड़ेगा। अच्छा, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड फर्नीचर 400 का 300 में बेच रहे तो 100 रुपए का लॉस हो गया, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 400 का चीज 300 में बेचे तो 100 रुपए का लॉस हो गया। सैलरी 4800, इसमें एडजस्टमेंट था, सैलरी में एडजस्टमेंट नहीं था, रेंट में था। उसके बाद रेंट 500 है, स्टेशनरी एंड पोस्टेज 200, बाईसाइकिल परचेज तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो ये दोनों तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट 2000, क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए, दिस इज द पोस्टिंग। जो जो इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम था वो सारा का सारा इसमें आ गया, केवल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन के लिए क्या बोल रहा है, 700 रुपए का अभी भी रिसीवेबल है, यानी आउटस्टैंडिंग है, तो बाय बैलेंस शीट क्या हो जाएगा 700, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन स्टिल रिसीवेबल 700, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 700 है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या क्या ज्ञान बताया था कि 9400 में 500 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, तो ये प्रीवियस ईयर का क्या हो गया आउटस्टैंडिंग, और 600 आने वाले साल के लिए दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा क्लोजिंग एडवांस, और ओपनिंग एडवांस क्या हो जाएगा 0। जरूरी थोड़ी कि ओपनिंग बैलेंस देगा ही देगा। $9,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। दिस इज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन। अब कह रहे हैं कि सेविंग सर्टिफिकेट का 100 रुपए इंटरेस्ट ड्यू है, तो सेविंग सर्टिफिकेट मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें 100 रुपए मिलना बाकी है, तो ये क्या कहलाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। तो बाई अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और आप चाहो तो एनएससी भी लिख सकते हो, क्योंकि एनएससी इज रिनॉन्ड नेम। आप एनएससी भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। 60 रुपए का रेंट ड्यू है, डन, वी हैव कंप्लीटेड। इसमें भी प्राइमा फेसिया देखने से फायदा ही आ रहा है, फायदा नुकसान नहीं बोलेंगे, सरप्लस या डेफिसिट बोला जाएगा। फिर भाई एक लाइन में क्या लिखोगे, एक्सेस ऑफ इनकम
सेकेंड लाइन में क्या लिखोगे? ओवर एक्सपेंडिचर, और थर्ड लाइन में छोटा सा डैश और ब्रैकेट में सरप्लस 1440। This is all about question number 23. Next, come to question number 24. From the following receipts and payments account of the Venkateshwara Society, prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2020. आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस वो कैश एट बैंक का बैलेंस है, इंट्रेंस फी, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मतलब एफडी, सेल ऑफ फर्नीचर। अब सेल ऑफ फर्नीचर का बुक वैल्यू नहीं बता रहा है, तो बुक वैल्यू और सेल वैल्यू क्या मान लेंगे? सेम, हैंस नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये तो मेरा मिसलेनियस रिसिप्ट होता है, जो कि मिसलेनियस इनकम का पार्ट बन जाता है। प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सैंड्री रिसिप्ट्स। राइट साइड में बोल रहा है बुक्स, प्रिंटिंग, बुक्स क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मटेरियल, रिपेयर, इन्वेस्टमेंट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सैलरी और क्लोजिंग बैलेंस। एंट्रेंस फी एंड डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। क्वेश्चन चलाकर बोल दिया कि एंट्रेंस फी और डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल इन नेचर मानना है। कैपिटल इन नेचर मानने का मतलब ये है कि एंट्रेंस फी और डोनेशन का पैसा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, जिसका तो खैर कोई उपाय नहीं है। और साल के अंत में स्पोर्ट्स मटेरियल 4000 का बच रहा है, तो देखो आपने स्पोर्ट्स मटेरियल 5000 का खरीदा था और साल के अंत में 4000 रुपए का बच रहा है, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने का कंज्यूम कर लिया? 1000 रुपए का। आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा 5000 रुपए का और साल के अंत में 4000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बच रहा है, इसका मतलब 1000 का क्या है? कंज्यूम। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट तो कुछ नहीं बनाना है, आइए सिंपली हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। इसमें तो प्रॉपर्ली नाम भी बताया है, वेंकटेश्वरा सोसाइटी, है ना, और 31 दिसंबर 2020 का बताना है। चलो, चूंकि वर्किंग बनाना नहीं है तो इसलिए हम भी बोर्ड को प्रॉपर्ली यूज करेंगे और प्रॉपर फॉर्मेट लेकर सॉल्व करेंगे। प्रॉपर फॉर्मेट लेना, मेरी तरह टी शेप का मत ले लेना। हम सर हैं, हम एग्जाम पास कर गए हैं, आपको एग्जाम पास करना है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 में कोई वर्किंग बनाना नहीं है, इसलिए हम बोर्ड को फुल यूज करेंगे। वेंकटेश्वरा सोसाइटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020।
चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ जो बैंक या कैश जो भी बोलो, ये तो बैलेंस शीट आइटम है। एंट्रेंस फी और डोनेशन को कैपिटलाइज करने के लिए बोल दिया, इसलिए ये भी बैलेंस शीट आइटम है। सब्सक्रिप्शन, अहो भाग्य आपका जो सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो बाई सब्सक्रिप्शन 6865। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1900। सेल ऑफ फर्नीचर, इसका तो बुक वैल्यू और सेल वैल्यू सेम मान लेंगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसको ना मिसलेनियस रिसिप्ट माना जाता है, मतलब जो भी पैसा आएगा पूरा इनकम। क्यों? क्योंकि जब न्यूज़पेपर का, आप ऐसे सोचो ना, थ्रू आउट द ईयर हमने न्यूज़पेपर खरीदा, देखो राइट साइड में दिया हुआ है 1110 रुपया हमने पेमेंट किया, और जब आज अगर आप न्यूज़पेपर लेते हो तो कल वो क्या हो जाता है, वो रद्दी हो जाता है। तो अब अगर आप उस न्यूज़पेपर को रद्दी वाले को बेचोगे तो किलो के भाव को पैसा मिलेगा। तो जब आप सारे के सारे खर्चे को डेबिट करते हो तो इससे रिलेटेड जो भी रिसिप्ट मिलेगा वो सारे के सारे को इनकम मान लोगे। आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हो वो सारे का सारे खर्चा मान रहे हो, तो आप एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अब उसके नाम का जो भी पैसा मिलेगा सारे का सारे को क्या मान लो, इनकम मान लो। क्योंकि खर्चे को तो डेबिट कर ही रहे तो रिसीविंग को इनकम मान लो। प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, हमने कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करवाया होगा, है ना, तो वहां से मेरे को प्रोसीड्स आया 865 का, और सन्ड्री रिसिप्ट लिख रहा है, मतलब सेल ऑफ न्यूज़पेपर के अलावा भी और भी सन्ड्री रिसिप्ट्स है ना, खुदरा खुदरी पैसा आया है 125 रुपए। बुक्स तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 465, न्यूज़पेपर्स 1110, स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स है ना, तो 5000 का खरीदे हैं, 4000 का बच जा रहा है, तो 1000 क्या है, कंज्यूम। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलेगा तो उसको फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट करना, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल बोलेगा तो उसको कंज्यूमेबल गुड्स की तरह ट्रीट करना। रिपेयर 650, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सैलरीज 1500। बस इसके नीचे ना, इस क्वेश्चन के नीचे एक ही नोट देना है, वो फर्नीचर वाला सेल के लिए, इट इज अज्यूम्ड दैट द बुक वैल्यू एंड सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर आर सेम, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। बाकी तो खैर क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। डन। कितना इजी सम है। फाइव 5495 to excess of income over expenditure, छोटा सा डैश देके सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। डन। तो देखो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ भी करवा दिए, नीचे में नोट भी लिख देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। It is assumed that book value and sale value of furniture are same
hence no profit no loss on it. So this is question number 24. The most laloo sum. Question number 25, 26 and 27 are homework. आज हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और जो 3 होमवर्क दिए कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन हो गया जो कि स्पेशलाइज्ड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 26 आपके एग्जाम में आया हुआ है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। तो एज यूजुअल वी कवर ऑल क्वेश्चंस। हम लोग बुक का भी क्वेश्चंस कवर करते हैं और एग्जाम्स का भी क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जब एग्जाम में आया था तो 8 मार्क्स के लिए आया था और ये सब भी क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 मार्क्स तो कम से कम आएगा ही आएगा। ये जो बाकी सम्स है तो सारा बुक का क्वेश्चन बना लेते हैं और एग्जाम्स का क्वेश्चन बना लेते हैं तो फिर जगह ही नहीं बच जाता कि इससे बाहर भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी लास्ट रिसेंटली 2-3 साल से तो यही हो रहा है कि जो बुक का क्वेश्चन है वही एग्जाम में आ रहा है, जो भी पैटर्न देखा गया है बस उसमें अमाउंट चेंज कर देता है, बाकी जो बुक का क्वेश्चन है वो एज इट इज एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी रिसेंटली 2-3 साल से तो यही हो रहा है, इसलिए हम भी श्योर है कि एग्जाम में आएगा तो इन्हीं में से आएगा, बस डाटा चेंज रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।